इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में नेक्स्ट टॉपिक है कैलिब्रेशन ऑफ मेजरिंग डिवाइसेस। इससे पहले हमने देखा था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेजरिंग डिवाइसेस, अर्थात जो मापन के लिए यंत्र काम में लिए जाते हैं उनमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। ये जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जैसे परिशुद्धता है या दहलीज़ है या रेजोल्यूशन है, सेंसिटिविटी है, सुग्राहिता है, ये सारे के सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ये समय के साथ परिवर्तित होते हैं। तो इनका आवश्यक होता है कि जो भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हम काम में ले रहे हैं, चाहे वो हम एक लेबोरेटरी में काम में ले रहे हों या किसी इंडस्ट्री में काम में ले रहे हों, उसका कैलिब्रेशन प्रॉपर होना चाहिए जिससे कि उसमें त्रुटि की संभावना जो है वो बहुत ही कम रहे। प्रैक्टिकली 100% एक्यूरेसी पॉसिबल नहीं है, कुछ ना कुछ एरर तो रहेगा ही। अगर कोई और त्रुटि नहीं होगी तो कोई रैंडम एरर के कारण ही रहेगा, लेकिन उन त्रुटियों में जो इतने भी ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं समय के साथ परिवर्तित होते हैं। तो इन परिवर्तनों के कारण ही कुछ समय के पश्चात डिवाइस की कैलिब्रेशन की जाती है, अर्थात उसका अंशांकन या अंश शोधन किया जाता है। उसको पुनः एक प्राइमरी या सेकेंडरी एक स्टैंडर्ड डिवाइस से कंपेयर किया जाता है उसके रीडिंग्स को, और उसके बाद जो रिस्पॉन्स है उसको एडजस्ट किया जाता है या फिर डिवाइस को रीसेट किया जाता है। अब जो हम यहाँ पर दो प्रकार के इंस्ट्रूमेंट काम में लिए जाएंगे, एक तो होगा हमारा टेस्ट इंस्ट्रूमेंट अर्थात जो इंस्ट्रूमेंट कैलिब्रेट किया जाना है, और एक हमारे पास होगा एक स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट जिसकी परिशुद्धता बहुत अधिक होती है। ये जितना भी कैलिब्रेशन का प्रोसेस होता है वह विजुअल इंस्पेक्शन, ज़ीरो एडजस्टमेंट, इस सब के माध्यम से, सबकी हेल्प से किया जाता है। अब इसमें कंपेयर किया जाता है आउटपुट इंस्ट्रूमेंट या सेंसर का अंडर टेस्ट अगेंस्ट द आउटपुट ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ नोन एक्यूरेसी, अर्थात जिस भी इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी ज्ञात है उससे कंपेयर किया जाता है। उस टेस्ट इंस्ट्रूमेंट और स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट को कंपेयर किया जाता है पर्टिकुलर सारी की सारी रीडिंग्स को पूरी रेंज के लिए, जबकि सेम इनपुट अप्लाई किया जाता है दोनों इंस्ट्रूमेंट्स को। व्हेन सेम इनपुट इज अप्लाइड टू बोथ द इंस्ट्रूमेंट्स, दोनों को इनपुट सेम दिया जाए। This procedure is carried out for a range of inputs covering the whole measurement range of the instrument और sensor, कि जो भी हमारा मापन यंत्र है या जो भी संसूचक है, जो सेंसर हम काम में ले रहे हैं उसकी पूरी मापन की रेंज के लिए ऐसा किया जाता है, होल मेजरमेंट रेंज। तो कैलिब्रेशन की प्रक्रिया यह एक प्रकार की चेक तथा एडजस्टमेंट की प्रक्रिया है। एडजस्ट किया जाता है रिस्पॉन्स को या आउटपुट को, जिससे कि आउटपुट एक्यूरेटली कॉरस्पॉन्ड्स टू इनपुट थ्रू आउट द रेंज, अर्थात जो आउटपुट है वो इनपुट को कॉरस्पॉन्ड करे, उसके अनुसार रहे पूरी रेंज में। तो एक प्रकार की संख्यात्मक तुलना की प्रक्रिया होती है जिसको कहा जाता है कैलिब्रेशन या अंशांकन या अंशशोधन। जैसे अगर हम कुछ मेजरिंग डिवाइसेस या मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स देखें, जैसे ये प्रेशर गेज है, ये एक टेप मेजर है, तो यहाँ पर जो दाब है उसको मापा जा रहा है, या फिर यहाँ पर लेंथ मेजर किया जा रहा है, या फूड थर्मोमीटर के माध्यम से जो तापमान है उसको मापा जा रहा है। तो इन सारी मेजरिंग डिवाइसेस में भी जो कैलिब्रेशन है उसकी आवश्यकता होती है, जिससे कि डिवाइस जो है वह काफ़ी समय के बाद भी एक्यूरेटली रीड कर पाए, क्योंकि डिवाइस के कुछ वॉर्न आउट पार्ट्स होते हैं, अर्थात कुछ फ्रिक्शन के कारण या अन्य जैसे स्प्रिंग्स वगैरह हैं तो या मैग्नेट हैं, तो जो भी भाग समय के साथ ख़राब हो चुके हैं उन पार्ट्स के कारण जो एक्यूरेसी है वो एक्यूरेसी रिड्यूस होती जाती है। तो उस डिवाइस को वापस एक्यूरेट बनाने के लिए किया जाता है कैलिब्रेशन। अब व्हेन अ मेजरिंग डिवाइस शुड बी कैलिब्रेटेड, अर्थात कब एक डिवाइस को कैलिब्रेट किया जाना चाहिए, इसमें सबसे पहली चीज़ आती है कि अकॉर्डिंग टू द रिकमेंडेशन ऑफ द मैन्युफैक्चरर, कि जहाँ जब हमने डिवाइस परचेज़ किया है तो हो सकता है उस डिवाइस के स्पेसिफिकेशंस के साथ मैन्युफैक्चरर ने स्पेसिफाई किया और रिकमेंड किया हो कि जो डिवाइस है उसको 2 मंथ्स के बाद या 6 मंथ्स के बाद कैलिब्रेट करना आवश्यक है, तो उसके अनुसार किया जाना चाहिए। ऐसे ही आफ्टर एनी मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल शॉक कि हमने डिवाइस को काम में लिया और उससे किसी प्रकार का कोई शॉक मिला अगर, तो उसका कैलिब्रेशन आवश्यक है, क्योंकि हो सकता है कि जो डिवाइस है उसकी ग्राउंडिंग जो है वो प्रॉपर नहीं है। ऐसे ही उसको ये कैलिब्रेशन किया जा सकता है पीरियोडिकली, अर्थात एनुअली, क्वार्टरली, मंथली, अर्थात कोई भी एक निर्धारित समय सीमा हो कि 3 महीने के बाद या 1 वर्ष के बाद डिवाइस का कैलिब्रेशन आवश्यक है। ये डिपेंड करता है कि डिवाइस को कौन से एनवायरनमेंट में काम में लिया गया है और लिया जा रहा है, और ऐसे ही कितने समय के लिए यूज़ किया जा रहा है। उसके बाद कैलिब्रेशन में सेट ऑफ ऑपरेशंस आते हैं विच स्टैब्लिश अंडर स्पेसिफिक कंडीशंस,
द रिलेशनशिप बिटवीन वैल्यूज़ इंडिकेटेड बाय मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, अर्थात जो हमारा मेजरिंग सिस्टम है या जो टेस्ट इंस्ट्रूमेंट है, और वैल्यू रिप्रेजेंटेड बाय मटीरियल मेजर और अ रेफरेंस मटीरियल, और एक होगा स्टैंडर्ड और रेफरेंस मटीरियल या डिवाइस, एंड द कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ अ क्वांटिटी रियलाइज्ड बाय अ रेफरेंस स्टैंडर्ड। तो एक जो रेफरेंस स्टैंडर्ड है उसको हम एक टेस्ट इंस्ट्रूमेंट से या जो इंस्ट्रूमेंट टू बी कैलिब्रेटेड है उससे कंपेयर या तुलना करते हैं। मेन ऑब्जेक्टिव या आवश्यकता क्या रहती है नीड ऑफ कैलिब्रेशन? इसके द्वारा जो क्वालिटी कंट्रोल है और क्वालिटी अश्योरेंस है वह हो पाता है। ऐसे ही जो रिक्वायरमेंट होती है ग्लोबल ट्रेड की वो इसके थ्रू मीट होती है। ऐसे ISO गाइड के अनुसार पूरी प्रक्रिया हो पाती है और इसमें इंटरनेशनल रिकॉग्निशन होता है। ऐसे ही इसमें ट्रैक किया जाता है बैक मेजरमेंट रिजल्ट्स टू नेशनल स्टैंडर्ड्स की जो डिवाइस है वो चाहे वो सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट के साथ कंपेयर की जाए या प्राइमरी के साथ, उसमें वो नेशनल स्टैंडर्ड्स को कंप्लाई करे उसके अनुसार हो। अब जो मेजरमेंट रहता है कैलिब्रेशन में तो मुख्यतः दो भाग होते हैं कि एक इंस्ट्रूमेंट के लिए जो पूरा सिस्टम मेजरमेंट का काम में लिया जा रहा है उसमें एक तो आंकड़ों का संग्रहण अर्थात डेटा एक्विजिशन इम्पॉर्टेंट है, और ऐसे ही नियंत्रण यंत्रीकरण अर्थात जो कंट्रोल का मैकेनिज्म उसमें काम में लिया जा रहा है वो इम्पॉर्टेंट है। तो एक तो डेटा को अक्वायर करना पड़ेगा, डेटा को कलेक्ट करना पड़ेगा, और उसके साथ साथ जो डिवाइस है उसका कंट्रोल या नियंत्रण होना चाहिए। अब जो मापन निकाय काम में लिया जाता है उस मापन निकाय में 3 इकाइयाँ होती हैं। सबसे पहली होती है हमारे पास विद्युत पारंतरित्र या एक इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर। ये जो ट्रांसड्यूसर होता है ये कोई भी नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को चेंज कर देता है इलेक्ट्रिकल आउटपुट में। उसके बाद लगा हुआ होता है एक संकेत अनुकूलन, ये जैसे सिग्नल कंडीशनर है तो सिग्नल कंडीशनर क्या करेगा, जो भी हमारे पास इनपुट है उसको एम्पलीफाई करने के या उसमें जैसे मान लेते हैं वोल्टेज है और करंट रिक्वायर्ड है तो वो करंट तो वोल्टेज टू करंट कन्वर्जन इन सब में हेल्प करेगा। ऐसी अभिलेखन तथा प्रदर्शन उपकरण की जो उसके रिकॉर्डिंग तथा डिस्प्ले इक्विपमेंट जो है वो लगा हुआ होगा। तो डिवाइस जो रहेगी एक तो रहेगा ट्रांसड्यूसर जो नॉन इलेक्ट्रिकल को या फिज़िकल क्वांटिटी को जैसे तापमान है या प्रेशर है या डिस्प्लेसमेंट है उसको चेंज करेगा इलेक्ट्रिकल आउटपुट में, वोल्टेज में, धारा में, आवृत्ति में। उसके बाद एक सिग्नल कंडीशनर और उसके बाद एक रिकॉर्डिंग तथा डिस्प्ले डिवाइस। अब जो माप की यथार्थता होती है उसके बारे में समस्त इन्फॉर्मेशन या सूचना प्राप्त होती है इस कैलिब्रेशन के द्वारा। टेस्ट इंस्ट्रूमेंट वह यंत्र होता है जिसको कैलिब्रेट करना होता है। जो स्टैंडर्ड यंत्र होता है वह यंत्र होता है जिससे तुलना की जाती है, जो एक पर्टिकुलर मानक यंत्र होता है जिसके मान से तुलना की जाती है। अब कैलिब्रेशन ऑफ मेजरिंग डिवाइसेस, कोई भी नई इंस्ट्रूमेंट जो होती है उसको कैलिब्रेट किया गया होता है क्योंकि हम उसके सारे जो स्पेसिफिकेशंस है उसको चेक करके परचेज़ करेंगे। तो उसमें तो इनिशियल बिहेवियर जो है वो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के समान रहता है। इट इज़ इनिशियल बिहेव अकॉर्डिंग टू द कैरेक्टरिस्टिक्स स्टेटेड इन द स्पेसिफिकेशंस, जो भी उसकी स्पेसिफिकेशंस में लिखा हुआ है उसके अभिलक्षण उसी के प्रकार होंगे। अब जैसे जैसे उसको यूज़ किया जाएगा डिवाइस को, एक तो कौन से एनवायरनमेंट में उसको काम में लिया जा रहा है और एक कितनी उसकी क्या फ्रीक्वेंसी ऑफ यूज़ है कि उसको कहाँ कब यूज़ किया जा रहा है, कितनी बार काम में लिया जा रहा है, उसके अनुसार ड्यूरिंग यूज़ जो बिहेवियर होगा वो ग्रेजुअली डाइवर्ज करेगा फ्रॉम द स्टेटेड स्पेसिफिकेशन फॉर अ वैरायटी ऑफ रीजंस। तो जो बिहेवियर है वो डाइवर्ज करेगा अर्थात भिन्न होगा इस स्टैंडर्ड बिहेवियर से, इसीलिए डिवाइस को वापस कुछ समय के पश्चात कैलिब्रेट करना आवश्यक होता है। ये रीजंस क्या है हमारे पास? फर्स्ट है जैसे हमारे पास मैकेनिकल वेयर, अर्थात जो भी हमारा यंत्र है उसमें जो मैकेनिकल वेयर एंड टेयर है अर्थात जो उसके पार्ट्स हैं कुछ वॉर्न डाउन हो चुके हैं, ख़राब हो चुके हैं, फ्रिक्शन के कारण जो एक्यूरेसी है वो प्रॉपर नहीं मिल पा रही है। ऐसे इफ़ेक्ट्स ऑफ डर्ट, डस्ट, फ्यूम्स एंड केमिकल्स इन द ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट, जिस भी ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट पे हम उसको काम में ले रहे हैं अगर उसमें डस्ट ज़्यादा है, केमिकल्स ज़्यादा हैं तो जो डिवाइस है उस पर कुछ ना कुछ प्रभाव अवश्य पड़ेगा। अब when the situation is reached, it is necessary to recalibrate the instrument back to standard specifications। कि ऐसी स्थिति में आवश्यक है कि इस इंस्ट्रूमेंट या यंत्र को क्या किया जाए, स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशंस के अनुसार वापस रिकैलिब्रेट किया जाए। ये जो रिकैलिब्रेशन की प्रक्रिया होती है इसके लिए एडजस्ट किया जाता है हर एक पॉइंट पे, अर्थात हर एक पॉइंट पे जो आउटपुट रीडिंग्स है उसको कंपेयर या तुलना की जाती है स्टैंडर्ड से, और उसके पश्चात ही जो टेस्ट इंस्ट्रूमेंट है उसमें रिस्पॉन्स को एडजस्ट किया जाता है या डिवाइस को रीसेट किया जाता है। अब जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं दे आर यूज्ड एज अ स्टैंडर्ड इन कैलिब्रेशन प्रोसीजर्स आर यूजुअली चोजन टू बी ऑफ ग्रेटर इनहेरेंट एक्यूरेसी।
क्योंकि जो भी हम डिवाइस स्टैंडर्ड की तरह काम में लेंगे उसमें क्या होगा कि जो उसकी एक्यूरेसी होगी वो एक्यूरेसी अधिक होगी या ज़्यादा होगी। अब जो भी हम इंस्ट्रूमेंट उसमें काम में ले रहे हैं जिसको कैलिब्रेट करना है उसमें तो कुछ ना कुछ त्रुटि या एरर है, इसीलिए हम उसको कैलिब्रेट कर रहे हैं। तो जो भी हमारा स्टैंडर्ड डिवाइस होगा उसकी जो एक्यूरेसी होती है वो बहुत ही अधिक होती है, जिससे कि उस मानक से कंपैरिजन किया जा सके। उसके बाद वाइल परफॉर्मिंग कैलिब्रेशन प्रिकॉशंस शुड बी टेकन टू गार्ड द एरिया फ्रॉम एक्सट्रीम्स ऑफ हीट और कोल्ड। कि इन जनरल कैलिब्रेशन को परफॉर्म करते समय ऐसा आवश्यक नहीं है कि कोई स्पेशल एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाए और फिर फुल एयर कंडीशनिंग या कोई ऐसी चीज़ हो। इसके लिए बस कुछ प्रिकॉशंस या सावधानियां रखना आवश्यक है। जैसे जो एरिया है जहाँ पर किया जा रहा है उस पूरे एनवायरनमेंट में अधिक हीट या अधिक कोल्ड अर्थात अधिक टेम्परेचर डिफरेंस जो है वो नहीं हो। ऐसे ही गुड स्टैंडर्ड्स ऑफ क्लीनलीनेस शुड बी मेंटेन्ड, केयरफुली कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट। और एक जो अप्रोप्रिएट करेक्शंस होते हैं दे मस्ट बी मेड फॉर द डेविएशन इन द कैलिब्रेशन एनवायरमेंटल कंडीशंस। कि जो भी डेविएशन के लिए अप्रोप्रिएट करेक्शंस करने हैं वो उस एनवायरनमेंट में किए जा सकें। तो कैलिब्रेशन इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ डिटर्मिनिंग एंड एडजस्टिंग एन इंस्ट्रूमेंट्स एक्यूरेसी, उसकी जो परिशुद्धता है उसके लिए, टू मेक श्योर इट्स एक्यूरेसी इज़ विद इन द मैन्युफैक्चरिंग स्पेसिफिकेशंस। कि जो भी हमारे पास स्पेसिफिकेशंस है उसके अनुसार ही हमें आउटपुट प्राप्त हो। जैसे कोई मीटर है उसको हम एक स्टैंडर्ड डिवाइस के साथ कैलिब्रेट कर सकते हैं। तो जो भी मीटर है उसको एक स्टैंडर्ड डिवाइस के साथ, और दोनों को इनपुट कैसे दिए जाएंगे, सेम या समान दिए जाएंगे। तो कैलिब्रेशन की प्रोसेस में मुख्यतः सबसे पहले एक स्टैंडर्ड सेलेक्ट किया जाएगा, उसके अनुसार कैलिब्रेशन की प्रक्रिया होगी। फिर सेलेक्ट किया जाएगा मेजरिंग स्ट्रैटेजी को, और उसके बाद मेजर किया जाएगा उसको उस स्टैंडर्ड के अनुसार। उसमें जितनी भी डेविएशंस वगैरह हैं उनको नोटिस किया जाएगा, उसके अनुसार करेक्शंस किए जाएंगे। उसका पूरा प्रिंटिंग होगा अर्थात पूरी डॉक्यूमेंटेशन की प्रक्रिया होगी, और एंड में जाके हमें मिलेगी उसकी प्रिंटेड मेजरिंग रिपोर्ट, जिसमें जो रिज़ल्ट्स होंगे उनमें जो एक्यूरेसी है वो अधिक होगी, क्योंकि उसको हमने कंपेयर किया है और उस कंपैरिजन के द्वारा जो रिस्पॉन्स है उसको एडजस्ट किया है। तो ये एक डिवाइस को हम दूसरी डिवाइस के थ्रू कंपेयर कर रहे हैं। कैलिब्रेशन के कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे प्राइमरी कैलिब्रेशन। प्राथमिक कैलिब्रेशन होता है जिसमें जो अंशांकन होता है उसमें जैसे मानक सेल के साथ किया जाता है, या मानक प्रतिरोध के साथ किया जाता है। सेकेंडरी कैलिब्रेशन में हम प्राइमरी कैलिब्रेशन का आउटपुट जो है उसको काम में लेते हैं और उसके पश्चात कैलिब्रेशन करते हैं। तो सेकेंडरी या द्वितीयक में क्या होता है कि जैसे वोल्ट मीटर का किया जाता है एक मानक सेल के द्वारा, तो हमने प्राइमरी कैलिब्रेशन का आउटपुट लिया और फिर उसको सेकेंडरी में काम में लिया। डायरेक्ट कैलिब्रेशन में जो इनपुट है वो टेस्ट इंस्ट्रूमेंट पर और जो स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट पे है उस पर डायरेक्ट अप्लाई किया जाता है, जबकि इनडायरेक्ट में ये इनपुट जो है वो अन्य माध्यम से दिया जाता है, अर्थात किसी और डिवाइस पर अप्लाई करके फिर टेस्ट इंस्ट्रूमेंट को दिया जाता है। रूटीन कैलिब्रेशन जो है वह एक प्रकार है कैलिब्रेशन का जिसमें जो कैलिब्रेशन है वह नियमित रूप से किया जाता है, जिससे कि डिवाइस जो है उसकी एक्यूरेसी जो है बनी रहे। कि किसी भी दिन अगर अचानक से उस डिवाइस से हमने रीडिंग्स ली तो उससे कैलिब्रेशन के कारण जितनी भी त्रुटि, कैलिब्रेशन नहीं करने के कारण जो भी त्रुटि हो रही थी वो नहीं हो। तो कैलिब्रेशन नियमित रूप से रूटीन कैलिब्रेशन में किया जाता है। यह है एक प्रेशर गेज। तो ये जो प्रेशर गेज है इसका कैलिब्रेशन इस डिवाइस के थ्रू किया जा रहा है, और यहाँ पर इनपुट इनको समान दिया जा रहा है इस प्रेशर इनपुट के द्वारा। All items of equipment used in standard laboratories as secondary reference standards have to be calibrated themselves against primary reference standards at appropriate intervals of time। कि जो भी इक्विपमेंट्स काम में लिए जा रहे हैं लेबोरेटरीज़ में, जो एक प्रकार के सेकेंडरी रेफरेंस स्टैंडर्ड्स हैं, उनको भी एक प्रकार के प्राइमरी या प्राथमिक रेफरेंस स्टैंडर्ड्स या मानकों की सहायता से कैलिब्रेट करना आवश्यक है। अब बेनिफिट्स ऑफ कैलिब्रेशन के क्या लाभ हैं? कैलिब्रेशन के द्वारा सबसे पहले तो एक ISO 9000 या जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है वो पूरा हो पाता है। ऐसे ही इसके द्वारा पता चलता है कि इंस्ट्रूमेंट जो है वो वर्किंग कंडीशन में है। इंस्ट्रूमेंट या यंत्र को यूज़ करने का जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ता है। ऐसे ही जो नेशनल मेजरमेंट स्टैंडर्ड है उसके अनुसार हमें आउटपुट मिलता है, एक्यूरेसी मिलती है। इसमें इंटरचेंजेबिलिटी होती है, रिड्यूस्ड रहता है फेलियर रेट, ऐसे ही पावर सेविंग रहती है। प्रोडक्ट जो है वो इम्प्रूव्ड रहता है, जो भी डिवाइस हम काम में ले रहे हैं या जो कस्टमर है उसको दे रहे हैं, उसको प्रोवाइड कर रहे हैं।
ऐसी कॉस्ट की सेविंग रहती है और सेफ्टी रहती है। जो एनालॉग एंड डिजिटल मीटर की एक्यूरेसी होती है वह निर्धारित होती है फुल स्केल डिफ्लेक्शन में। तो प्लस माइनस जैसे 0.2% ऑफ फुल स्केल डिफ्लेक्शन या प्लस माइनस 0.5% ऑफ फुल स्केल डिफ्लेक्शन। अब जैसे अगर हमारे पास एक एनालॉग मीटर है तो उस एनालॉग मीटर में ये वैल्यू फुल स्केल डिफ्लेक्शन की जो भी है, जैसे 0 से लेकर 1 एम्पियर तक का है तो वो 1 एम्पियर उसका फुल स्केल डिफ्लेक्शन है। और अगर हमारे पास डिजिटल मीटर है तो वो वैल्यू डिजिट्स के अंदर बताई जाती है। तो जो काउंट्स हैं उसके अनुसार स्पेसिफिकेशंस उसकी बताई जाती हैं। उसके बाद इंटरवल ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ कैलिब्रेशन। जो फ्रीक्वेंसी रहती है वह डिपेंड करती है एक तो टाइप ऑफ इक्विपमेंट पे, उसको कौन सी फ्रीक्वेंसी ऑफ यूज़ है उसकी, अर्थात कितनी बार उसको यूज़ किया जा रहा है, एक वर्ष में या 3 महीनों में, या जो भी अंतराल निर्धारित किया गया है। ऐसी मैन्युफैक्चरर की रिकमेंडेशन की जो भी स्पेसिफिकेशन स्पेसिफाई की गई हैं उसके अनुसार एनवायरमेंटल कंडीशंस जिसमें उसको यूज़ किया जा रहा है, ऐसी मेंटेनेंस एंड सर्विस, एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रॉस चेक एंड लॉस ड्यू टू एन इनकरेक्ट डेटा। कि कभी हो सकता है कि उसके इनकरेक्ट डेटा के कारण बहुत उस फॉल्ट के कारण कोई लॉस जो है वो मिला हो तो उसके उस समय भी कैलिब्रेशन जो है वो करना आवश्यक हो जाता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जहाँ पर इंटरवल या फ्रीक्वेंसी रहती है कैलिब्रेशन की। एज सच इसके लिए एक नियमित एक टाइम इंटरवल निर्धारित किया जाता है, जैसे 3 महीने बाद या 1 वर्ष बाद, और उसके साथ ही उस डिवाइस को कैलिब्रेट करना आवश्यक हो जाता है, जिससे कि जब भी उसको यूज़ में लाया जाए तो उस डिवाइस की एक्यूरेसी बहुत अधिक हो और उसमें जो वॉर्न आउट पार्ट्स हैं उनके द्वारा कोई भी एरर नहीं हो।